हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग जो है अपने इंडस्ट्री रिलेशन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपके आने वाले ईपीएफओ के ईओ एओ पेपर के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री रिलेशन जितने भी हम लोग क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट नोन इंडियन ट्रेड यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर क्या होगा? 1890। तो इसका ये कहना था कि सबसे पहला ट्रेड यूनियन कौन सा था जो एस्टेब्लिश हुआ था। तो वो था आपका बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन, जो 1890 में हुआ था। और इसे किया किसने था? वो था एनएम लोखंडे। तो ये पहला सबसे पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है। अगला देखते हैं। हु फाउंडेड द बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन? तो अभी हम लोग देखा, ये जो है एनएम लोखंडे ने फाउंड किया था। कब? 1890 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया वाज, तो पहला नेशनल लेवल पर ट्रेड यूनियन कौन सा था जो पहला नेशनल लेवल पर बना था इंडिया में? वो था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये बना कब था? ये बना था 1920 में। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। ये है हिंद मजदूर सभा, ये बना था 1948 में। ये है नेशनल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बना था 1947 में। और ये है सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, ये बना था 1970 में। तो इसका आंसर होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। ये सबसे पहला नेशनल लेवल पर ट्रेड यूनियन था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? मैंने बता दिया आपको, लाला लाजपत राय। और लेकिन आज से अगर आप पूछें कि सेक्रेटरी कौन था, तो उस पहले सेक्रेटरी थे आपके दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल पहले सेक्रेटरी थे। लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ट्रेड यूनियन एक्ट वाज पास इन, तो ट्रेड यूनियन एक्ट आया था आपका 1926 में। ठीक है। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियन ट्रेड इंडियन ट्रेड यूनियनिज्म? तो इन्हें हम लोग कहते हैं एनएम लोखंडे। एनएम लोखंडे। ठीक है। एनएम लोखंडे को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन ट्रेड यूनियनिज्म कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्रेड यूनियन वाज एसोसिएटेड विद होम रूल लीग? तो होम रूल लीग आपकी आई थी 1917 में। ये एनी बसंत, है ना। और कौन लेके आया था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे। तो उस टाइम जो है मद्रास लेबर यूनियन बना था 1918 में। बीपी वाडिया ने बनाया था। और बीपी वाडिया एसोसिएट किसके थे? एनी बसंत के। तो इसी ने जो है इस यूनियन ने होम रूल के साथ जुड़ गया था, ये वाला यूनियन। तो मद्रास लेबर यूनियन जो है बीपी वाडिया ने बनाया था, वो उसने होम रूल को सपोर्ट किया था। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। विच यूनियन इज एसोसिएटेड विद गांधीयन प्रिंसिपल लाइक ट्रस्टीशिप एंड आर्बिट्रेशन? कौन सा ऐसा यूनियन था जो गांधी जी के प्रिंसिपल जैसे ट्रस्टीशिप और आर्बिट्रेशन पर चलता था? वो था आपका डी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये बनाया था अनुसैया साराभाई ने। और क्योंकि उनने गांधी जी के गाइडेंस पर ही बनाया था, तो उनके प्रिंसिपल पे भी चलता था ये। ठीक है, इसीलिए उनके प्रिंसिपल पे चलता था ये, क्योंकि गांधी जी का भी इन्वॉल्वमेंट था इसे बनाने में। तो ये है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। The split in All India Trade Union Congress in 1929 led to the formation of which organization? तो इसमें पूछा गया है कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अलग हुआ था, इसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गया था 1929 में। वो कौन सा था? तो वो था आपका ए,
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग हो गया था 1929 में, और ये बनाया था वीवी गिरी ने और एनएम जोशी ने। ठीक है, ये दोनों लोग मॉडरेट थे, और ये AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन थोड़ा कम्युनिस्ट था। ठीक है, इसमें कम्युनिस्ट लीडर थे ज़्यादातर। ठीक है, ये हिंद मजदूर सभा है, ये सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन है, और ये भारत मजदूर संघ है। ये भारत मजदूर संघ 1954 में बना था, और यही आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बना। भारत मजदूर संघ 1954 में बना था। ठीक है, यही आगे चल के जनता पार्टी बनता है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, वीवी गिरी और एनएम जोशी। ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कब बना था? तो ये बना था आज़ादी के बाद 1947 में। ये कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था, और ये मेन इसके फाउंडर कह सकते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके मेन फाउंडर हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वही उन्हीं ने ये बनाया था। तो ये कांग्रेस पार्टी का था, 1947 में आज़ादी के बाद बना था ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और उसके बाद ये सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया था। ठीक है, इससे पहले था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन हो गया था। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920 वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज। तो इसके चार ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। द यूनाइटेड पहला इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, द यूनाइटेड डिफरेंट रिलीजन यूनियन विद द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था 1920 में, वो सिग्निफिकेंट क्यों था? पहली बात तो उस टाइम इससे पहले इससे बड़ा कोई ट्रेड यूनियन था नहीं इंडिया में जो नेशनल लेवल पे हो। ठीक है, तो जब ये बना तो छोटे मोटे जो ट्रेड यूनियन चल रहे थे इंडिया भर में दूसरी दूसरी इंडस्ट्रीज में, उसने इसे यूनाइट कर दिया। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने उसे यूनाइट कर दिया, और जितने छोटे मोटे यूनियन थे वो सब इसके साथ आकर जुड़ गए। ठीक है, तो एक तरह का बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट बन गया। सारे जब आपके इंडस्ट्री के ऑल ओवर इंडिया के ट्रेड यूनियन जो हैं एक साथ आ जाएंगे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो नेशनल मूवमेंट में एक का पार्ट बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, यूनाइटेड डिफरेंट रीजनल यूनियन इनटू अ नेशनल मूवमेंट। और वो उस टाइम नेशनल मूवमेंट चल भी रहा थे, तो इसका आंसर होगा बी। विच इंटरनेशनल इवेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज अर्ली ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ठीक है, जो इंडिया का ट्रेड यूनियन मूवमेंट था वो किससे प्रभावित हुआ था? वो हुआ था रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित 1917 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रशियन रेवोल्यूशन। हु लेड द अर्ली कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस इन विद इन द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो 1920 में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, पहली बात। ठीक है, और मेनली इसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर ही थे। इसी यही वजह थी कि 1920 में इसमें स्प्लिट आ गया था। ठीक है, और फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना था जो कि वीवी गिरी ने बनाया था। ठीक है, तो इसमें मेनली कम्युनिस्ट लीडर ही थे। तो जो सबसे इन्फ्लुएंस्ड कम्युनिस्ट लीडर थे इसमें वो थे ऐसे ऐसे डांगे। ठीक है, एम एन रॉय भी कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन इस पार्टी में नहीं थे, मतलब इस ट्रेड यूनियन में नहीं थे। तो इसका आंसर होगा ऐसे दांगे। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बना? तो ये आपका 1920 बना, ये 1918 बना, ये 1947 बना, और ये 1948 में बना। तो ये हो गया मद्रास लेबर यूनियन। किसने बनाया था? बीपी वाडिया ने। आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच इंपॉर्टेंट लेबर इंक्वायरी वाज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1929
टू एग्जामिन द ट्रेड यूनियन फंक्शनिंग। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ब्रिटिश ने 1929 में कौन सी इंक्वायरी बिठाई थी या कौन सी कमेटी बिठाई थी ट्रेड यूनियन की फंक्शनिंग देखने के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, रॉयल कमीशन फॉर लेबर। ये 1929 में बनाई गई थी। ठीक है, वर्कर की कंडीशन देखने के लिए, ट्रेड यूनियन की फंक्शनिंग देखने के लिए इस कमेटी को बिठाया गया था। ठीक है, इसे विटले कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसके चेयरमैन थे जे.एच. विटले। जे.एच. वाइटले इसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो इसने जो भी है लेबर के इशू, वर्कर के इशू और ट्रेड यूनियन के इशू इसने इस कमेटी ने देखे थे। Which act passed by the British helped the growth of legal unionism by the protecting union from civil suit। ठीक है, तो ब्रिटिश के टाइम जो है कौन सा ऐसा लीगल एक्ट बना था जिसने ट्रेड यूनियन को लीगलाइज कर दिया था। ट्रेड यूनियन को लीगलाइज करने वाला कौन सा एक्ट ब्रिटिश के टाइम बना था, तो वो था आपका ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया था। ठीक है, मेन रीजन क्या था, क्योंकि 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन गया था। ठीक है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, यूनियन बनने लगे थे, बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियन बनने लगे थे। तो इसलिए उन्हें लीगल स्टेटस देने के लिए, ठीक है, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए, और ठीक है, तो इसलिए उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया था। और मेन काम ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये था कि उन जो भी ट्रेड यूनियन बन रहे हैं उन्हें कंट्रोल कर पाए, उन पर कंट्रोल लगा पाए। मेन रीजन ये था। The split of All India Trade Union Congress during 1929 was mainly due to, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1929 में 1920 में बना था। इसका स्प्लिट हुआ था 1929 में, और 1929 में बना था फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, बना था आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, ये 1929 में बना था, वीवी गिरी ने बनाया था इसे, वीवी गिरी और एन एम जोशी ने। तो ये बना क्यों था, अलग क्यों हो गया, क्योंकि आंसर होता है इसका बी, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडरेट एंड कम्युनिस्ट। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाले थे वो कम्युनिस्ट नेचर के थे, और ये जिसने ये बना था ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है, ये मॉडरेट नेचर के थे। तो इसलिए दोनों में स्प्लिट हो गया, मॉडरेट अलग हो गए, कम्युनिस्ट अलग हो गया। ठीक है, तो ये 1929 में हुआ था। अच्छा, 1931 में फिर से स्प्लिट हुआ। 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फिर से स्प्लिट हुआ, और उसके बाद बना ऑल इंडियन रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये भी कम्युनिस्ट थे, लेकिन इन्हें कहा जाता कम्युनिस्ट लेफ्ट, इन्हें कम्युनिस्ट लेफ्ट कहा जाता था। तो ये 1931 में बने थे ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलिए आगे चलते हैं। Which factor most contributed to the rise of trade union in India during 1918 and 1920? ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि पूछा गया है कौन सा फैक्टर था जिसने जो है ट्रेड यूनियन को राइज दिया, ट्रेड यूनियन को बढ़ावा दिया, कब, 1918 से 1920 के बीच में। तो इसका आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं, वो है इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम जो है इंडस्ट्रीज हुए, वर्कर्स हुए, उन पे जो है उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम। ठीक है, जॉब चली गई थी, और ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कराया था, जिससे इंडस्ट्री और लेबर की वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उन्हीं के राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए इस टाइम 1918 से लेकर 1920 तक बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियन बने, और उसमें आपका एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस बीच बहुत सारा ट्रेड यूनियन बने, और उसका मेन कारण था वर्ल्ड वॉर वन।
क्योंकि उस टाइम वर्कर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920 coincided with the which global labor development। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था 1920 में, ठीक है, ये किसके समकक्ष है? जो कोई ग्लोबल लेबर डेवलपमेंट के। तो उसी टाइम बना था 1919 में आपका आईएलओ, तो फॉर्मेशन ऑफ आईएलओ। ठीक है, तो पहले फॉर्मेशन ऑफ आईएलओ हुआ, उसी के देखा देखी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था। ठीक है, तो पहले आईएलओ बना था 1919 में। ठीक है, तो आईएलओ जो बना था वो जब क्या कहते हैं, आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ली फेज बिफोर 1980 द इंडियन लेबर मूवमेंट इज कॉल्ड। 1918 से पहले इंडियन लेबर मूवमेंट को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सी, सोशल वेलफेयर और फिलैंथ्रोपिक फेज। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, 1918 से पहले कोई बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियन भी नहीं थे, और वर्कर में इतना वो भी नहीं था, आक्रोश भी नहीं था। ठीक है, तो वर्कर के लिए जो भी वेलफेयर की चीज़ें और वर्कर के लिए जो भी वर्किंग कंडीशन, उनके वेलफेयर की चीज़ें जो सोचता था, वो ज़्यादातर सोशल रिफॉर्मर सोचते थे। ठीक है, या फिर लीडर सोचते थे, फ्रीडम फ्रीडम लीडर जो है वो सोचते थे। तो वर्करों के बारे में ज़्यादातर सोशल रिफॉर्मर या फ्रीडम लीडर सोचते थे। वर्कर अपने आप से जागरूक नहीं थे इतने ज़्यादा। ठीक है, तभी इसे सोशल वेलफेयर एंड फिलैंथ्रोपिक फेज कहा जाता है। उस टाइम वर्कर इतने जागरूक नहीं थे 1918 से पहले। ठीक है, द मूवमेंट वाज सेल्फ वेलफेयर ओरिएंटेड एंड लेड बाय सोशल रिफॉर्मर नॉट वर्कर। वर्कर इतना इन्वॉल्व नहीं थे, सोशल रिफॉर्मर ही थे जो वर्कर की मदद किया करते थे। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम एनएम लोखंडे। आगे चलते हैं। विच लीडर प्लेड अ की रोल इन लिंकिंग नेशनलिज्म विद द लेबर मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके जवाहरलाल नेहरू दिया है, तो यही होगा। ठीक है, तो यही इनका मेन जो है रोल था। ठीक है, नेशनलिज्म को और लेबर मूवमेंट को जोड़ने का। ये काफ़ी जुड़े रहे थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से। ठीक है, इसके चेयरमैन नहीं रहे, लेकिन इसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहे थे। द फॉर्मेशन ऑफ INTUC in 1947 reflected the which major change in Indian politics। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बनी थी 1947 में, जो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई थी, रिफ्लेक्टेड द विच मेजर चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसका आंसर होगा सी, इंडिपेंडेंस एंड कांग्रेस डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये जो ट्रेड यूनियन थी वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी आज़ादी के बाद। और मेन रीजन क्या था? देखिए, इससे पहले एक और बड़ी ट्रेड यूनियन थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी, और ये लेकिन ये कम्युनिस्ट थी, ये जो कम्युनिस्ट थी, तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि उसकी अलग ट्रेड यूनियन हो एक। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मॉडरेट लीडर थे, कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर मॉडरेट लीडर थे, तो वो चाहते थे कि उनकी एक अलग ट्रेड यूनियन हो और उससे ज़्यादा वर्कर जुड़ जाए। ठीक, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जुड़ जाए। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी ने एक अलग ट्रेड यूनियन बनाई थी अपने लिए। ठीक है, और उसी के बाद आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन हो गई थी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा वर्कर हो गया था फिर। तो इसका आंसर होगा बी, इंडिपेंडेंस एंड कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस क्रिएटेड INTU to align trade union with post independence governments and also counter to AI ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट, क्योंकि AI ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की रिकमेंडेशन ऑफ 1929 रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया। तो जो 1929 में रॉयल कमीशन बना था, उसकी की रिकमेंडेशन क्या थी? तो इसका आंसर होगा सी, बेटर हाउसिंग, हेल्थ और वेलफेयर मेजर। ठीक है, तो उसने ये वर्कर्स के लिए रिकमेंड किया था, वो चाहते थे कि वर्कर की वर्किंग कंडीशन जो है इंप्रूव हो। तो इसका आंसर होगा आपका सी। नाइनटीन थर्टी सॉ अ राइज इन मिलिटेंट यूनियन एक्टिविटीज प्राइमरी बिकॉज। ठीक है, 1930 के दौरान जो यूनियन में, ट्रेड यूनियन में मिलिटेंट एक्टिविटीज ज्यादा हो गई थी। क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग पहले। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा बी, द इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझते हैं इसे। हुआ क्या था, 1928 और 29 के टाइम आया था ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, और ग्रेट डिप्रेशन में बहुत से इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, बहुत स्लो डाउन हो गया था, उस वजह से वर्करों को निकाला जा रहा था। ठीक है, वर्कर निकाले जा रहे थे, तो वर्करों के पास काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी आ गई थी, आक्रोश आ गया था, रेवोल्यूशन करने लगे थे, क्योंकि जॉब बची नहीं थी, काम बचा नहीं था। ठीक है, पैसा मिल नहीं रहा था, वेलफेयर कंडीशन पहले से ही खराब थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी देखी गई। कब? 1930 के दौरान। तो इसका मेन कारण था ग्रेट डिप्रेशन। और सेकंड कारण हम लोग ये भी जानते हैं, ये समय था 1925 से लेकर 1930 के बीच में मिलिटेंट लीडर्स का, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो इनसे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये वर्कर्स, ये मिलिटेंट लीडर्स थे, इनसे भी बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो उनने भी जो है मिलिटेंट रास्ता चुना, रेवोल्यूशन का रास्ता चुना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द इंडियन लेबर मूवमेंट आफ्टर 1947 वाज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय। जो इंडियन लेबर मूवमेंट है 1947 के बाद, उसे हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? तो इसका आंसर मेनली है बी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। हुआ क्या, 1947 के बाद बहुत सारे यूनियन थे जो बनने लगे, ट्रेड यूनियन, बहुत सारे ट्रेड यूनियन बनने लगे, और जो भी था, जो छोटे मोटे ट्रेड यूनियन थे, बड़े ट्रेड यूनियन थे, उनमें भी स्प्लिट होने लगे, वो टूटने लगे। तो हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में पता चल रहा है कि ट्रेड यूनियन बन रहा है, हर स्टेट में 4 10 10 15 15 ट्रेड यूनियन बन गए हैं, और ये सब ट्रेड यूनियन अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ने लगे। कोई कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ने लगा, कोई भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने लगा, कोई है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया। तो ये हुआ कि बहुत सारा यूनियन बन गया, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन हो गया, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ के बहुत ज़्यादा वो, और बहुत ज़्यादा यूनियन बन गए। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड यूनियन हमसे जुड़े। ठीक है, ताकि उन्हें इलेक्शन में मदद मिल सके। तो ये हम लोग सब देखा 1947 के बाद, कि बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियन बने उसके बाद। आईएलओ कब बना था? 1919 में। ठीक है, और कौन सी ट्रीटी के अंदर बना था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये वर्ल्ड वार की ट्रीटी है, वर्ल्ड वार वन की ट्रीटी है। ठीक है, इसी के तहत वर्ल्ड वार रोका गया था, और उसी के तहत आईएलओ बना था 1919 में। आईएलओ बिकम द फर्स्ट यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन 1946 में। यूएन खुद ही बना था 1945 में, तो 1946 में जो है आईएलओ इसकी यूएन की एक एजेंसी बन जाता है। ठीक है, आईएलओ यूनिक ट्राइपाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ठीक है, तो आईएलओ का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइपाइड है, मतलब इसमें 3 लोग हैं। वो कौन कौन से 3 लोग हैं? वो हैं एम्प्लॉयर, वर्कर और गवर्नमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसे। इसका आंसर होगा ए। और एक बात और याद रखिएगा, यही एकमात्र बॉडी है यूएन की जिसका ट्रिपार्टेट स्ट्रक्चर है, मतलब जिस एकमात्र बॉडी है
जिसके स्ट्रक्चर में 3 लोग हैं, वो है एम्प्लॉयर, वर्कर और गवर्नमेंट। आईएलओ की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ये हर साल होती है, ठीक है। और इसमें जो भी इसके मेंबर स्टेट है, जो भी आईएलओ के मेंबर स्टेट हैं, उसमें से डेलीगेशन जाता है, ठीक है। और उस डेलीगेशन में 4 लोग होते हैं, 2 गवर्नमेंट के, एक वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव और एक एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो हर साल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें इसके जो मेंबर स्टेट है उनका डेलीगेशन जाता है। जैसे इंडिया मेंबर स्टेट है, तो इंडिया का डेलीगेशन जाएगा, जिसमें 4 लोग होंगे, 2 गवर्नमेंट के लोग होंगे, एक वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव होगा कोई, एक एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर जो है पॉलिसीज बनती हैं, बजट बनते हैं, ये सब काम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हर साल मिलते हैं। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके नीचे आता है गवर्निंग बॉडी। इसके नीचे आती है गवर्निंग बॉडी, और गवर्निंग बॉडी के नीचे आता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ आईएलओ? कौन सा इसमें आईएलओ का परमानेंट ऑर्गन नहीं है? तो इसमें नहीं है डी, द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट काउंसिल। ये है, ये है, गवर्निंग बॉडी है, और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है। तो सबसे पहले आता है आईएलसी, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑफ कॉन्फ्रेंस, फिर आता है गवर्निंग बॉडी, और फिर आता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो इसका आंसर होगा डी। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है। तो पहले बात, डायरेक्टर जनरल होता किसका है? डायरेक्टर जनरल होता किसका? डायरेक्टर जनरल बनता है आईएलओ का। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल, आपको बनता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का डायरेक्टर जनरल बनता है 5 साल के लिए। बनाता कौन है इसे? बनाता है इसे बी, आईएलओ गवर्निंग बॉडी, ठीक है। और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस ही है जो बाकी सारे काम करता है, ठीक है। तो देखिए, लेबर कॉन्फ्रेंस तो बस पॉलिसी बनाएगा, ठीक है। और ये जो है पॉलिसी बनाएगा, मिलेगा एक साल में एक बार। जो गवर्निंग बॉडी है वो बाकी के सारे काम करती है इसके साथ, लेबर कॉन्फ्रेंस के। और जो काम जो है जमीन पे जो मेन काम करते हैं, वो करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जिसमें डायरेक्टर जनरल होता है 5 साल के लिए। इन आईएलओ गवर्निंग बॉडी द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट होल्ड। जो आईएलओ की गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट के कितने रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं? तो वो है 50%। समझते हैं। देखिए, गवर्निंग बॉडी है जो आईएलओ की, ठीक है। उसमें इस टाइम, उसमें जो है 50% गवर्नमेंट के मेंबर रहते हैं, 25% वर्कर के मेंबर रहते हैं, और 25% एम्प्लॉयर के रहते हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट 56 मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के। उसमें से 28 जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, 14 जो हैं वो वर्कर के हैं, 14 जो हैं वो एम्प्लॉयर के हैं। 28 में से 10 परमानेंट सीट हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। और उसमें से एक इंडिया परमानेंट सीट के अंदर आता है। इंडिया मेंबर बन गया था परमानेंट सीट का 1922 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। गवर्निंग बॉडी के अंदर 50 गवर्नमेंट के, 25 वर्कर के, 25 एम्प्लॉयर के। इस टाइम 56 मेंबर है, जिसमें 28 गवर्नमेंट के, 14 वर्कर के, 14 एम्प्लॉयर के। आगे चलते हैं। विच आईएलओ ऑफिस प्रिपेयर रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन? कौन सा ऑफिस है जो रिपोर्ट बनाता है और डिसीजन इम्प्लीमेंट करता है? तो वो है आपका सी, सेक्रेटरीट, ठीक है। आईएलओ के जितने काम है वो यही करता है, काम करने वाली बॉडी यही है। आईएलओ रिसीव नोबेल प्राइज इन, आईएलओ को नोबेल प्राइज कब मिला था? वो मिला था 1969 में।
और किस लिए मिला था वो भी देख लेते हैं। फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूविंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। ठीक है, इसलिए आईएलओ को नोबेल प्राइज मिला था। कब? नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आईएलओ कन्वेंशन? जो आईएलओ कन्वेंशन मानता है उसके बारे में सच क्या है? तो पहली बात, उसका जो आंसर होगा वो होगा बी, द मेंबर स्टेट मस्ट जस्टिफाई देम टू बी बाउंड। ठीक है, देखिए जो भी आईएलओ के मेंबर होते हैं वो कोई भी कन्वेंशन जब अपनाते हैं तो उसे उन्हें पहले उसे रेक्टिफाई करना होता है, अपने गवर्नमेंट में पास कराना होता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से अपने लॉ को बनाना होता है, अपने एक्ट्स को बनाना होता है आईएलओ कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, तो मेंबर स्टेट मस्ट रेक्टिफाई देम टू बी बाउंड, उन्हें रेक्टिफाई करना होगा, अपने गवर्नमेंट से पास कराना होगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने लॉ और एक्ट को बनाना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। विच आईएलओ कन्वेंशन डील विद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन? कौन सा आईएलओ कन्वेंशन है जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के साथ डील करता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए 87। ठीक है, ये आईएलओ कन्वेंशन कहता है कि आप फ्री हैं ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, एसोसिएशन बनाने के लिए। ठीक है, और ये कन्वेंशन 87 ये फंडामेंटल कन्वेंशन है और इंडिया ने इसे रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। इंडिया ने इसे रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। ठीक है, इंडिया ने इसे रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कर रखा है? क्योंकि इंडिया में, देखिए इंडिया में ट्रेड यूनियन बनाना अलाउ है, इंडिया में ट्रेड यूनियन बनाना अलाउ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर आर्मी के एम्प्लॉय या पुलिस के एम्प्लॉय भी ट्रेड यूनियन बनाए। ठीक है, तो इंडिया नहीं चाहती है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर इंडिया आर्मी या फिर पुलिस फोर्स के भी लोग जो है ट्रेड यूनियन बनाए। तो बस इसीलिए इंडिया ने इसे रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। आईएलओ कन्वेंशन 98 क्या कहता है? आईएलओ कन्वेंशन 98 कहता है बी, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये भी जो है फंडामेंटल कन्वेंशन है। आईएलओ के 8 फंडामेंटल कन्वेंशन है, उनमें से 98 भी है, लेकिन इंडिया ने इसे भी रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। इंडिया ने इसे भी रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, 98 डील करता है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंडिया हैज रेक्टिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडिया ने किसे किसे रेक्टिफाई कर रखा है? इंडिया ने इसे रेक्टिफाई कर रखा है और डी को रेक्टिफाई कर रखा है, तो इसका आंसर होगा बोथ बी सी एंड डी। 138 को भी रेक्टिफाई कर रखा है मिनिमम एज, और 100 को भी कर रखा है जो है इक्वल रेम्यूनरेशन। तो इंडिया ने दोनों को रेक्टिफाई कर रखा है। और ये जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इसे रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी रेक्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ई, बोथ सी एंड डी। कन्वेंशन 29 रिलेटेड टू, जो कन्वेंशन 29 है आईएलओ का, वो किससे रिलेट करता है? तो वो रिलेट करता है आपका फोर्स्ड लेबर से। ठीक है, और इंडिया ने इसे रेक्टिफाई कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएलओ कोर कन्वेंशन डू नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आईएलओ के जो है 8 कोर कन्वेंशन है, तो उसमें 87 है, 98 है, 38 है। ठीक है, ये तीनों कन्वेंशन जो है आईएलओ के फंडामेंटल कोर कन्वेंशन में आते हैं, जिन्हें हम लोग फंडामेंटल कन्वेंशन भी कहते हैं। ये नहीं है, आंसर होगा आपका ये 81। लेबर इन्फेक्शन जो है वो कोर कन्वेंशन में नहीं आता है, ये गवर्नेंस में आता है। आईएलओ के 4 गवर्नेंस हैं, आईएलओ के 4 जो है गवर्नेंस कन्वेंशन है, उसके अंदर आता है ये। तो इसका आंसर होगा डी। 81 इज इंपॉर्टेंट बट नॉट कवर इन कोर कन्वेंशन, इट इज अ गवर्नेंस कन्वेंशन। ठीक है,
कन्वेंशन 138 डील विद मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इंडिया ने इसे 2017 में रेक्टिफाई कर दिया था। वन एट्टी टू क्या कहता है? 182 कहता है वर्ल्ड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक, चाइल्ड लेबर को कैसे रोका जाए, इंडिया ने इसे भी रेक्टिफाई कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेक्टिफाई 130 एंड 182 इन विच ईयर? तो इंडिया ने इसे जल्दी में रेक्टिफाई किया था 2017 में, दोनों को एक साथ रेक्टिफाई किया था 2017 में, ठीक है। ये है मिनिमम एज पे, ये है मिनिमम एज पे, और ये है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, 2017 में इंडिया ने रेक्टिफाई किया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? इसका आंसर होगा आपका बी, नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरीके का नेगोशिएशन है, किसके बीच में? एम्प्लॉयर और वर्कर, जहां वर्कर अपने एम्प्लॉयर से बात मनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करता कौन है? क्योंकि इसमें देखिए कलेक्टिव जुड़ा है, तो मेनली ग्रुप ऑफ वर्कर या फिर उनकी तरफ से ट्रेड यूनियन, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है एम्प्लॉयर के साथ। द प्री कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग इज, अगर सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग चाहिए तो उसके लिए प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो उसका आंसर होगा आपका बी, अ रिकॉग्नाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन। रिकॉग्नाइज्ड मतलब उसे इंडस्ट्री ने रिकॉग्नाइज्ड किया हो, ठीक है, कि हाँ यही वर्करों की तरफ से बात करेगा। अब तो जो हमारा नया कोड है, ठीक है, उसमें जो है रिकॉग्नाइजेशन का रूल भी आ गया है कि अगर आपके पास 51% 50% से ऊपर वर्कर हैं इंडस्ट्री के, तो आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे, ठीक है, ये नया रूल में आ गया, पहले नहीं था। और रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन मतलब आपके पास जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना ज़्यादा आपका चांस रहेगा कि आप जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग करें, ठीक है। तो अगर अगर ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज्ड है और रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर है उसके पास, तो वो फिर सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकता है एम्प्लॉयर से, मतलब एम्प्लॉयर से अपनी बात मनवा सकता है। सक्सेसफुल ट्रेड बार्गेनिंग, सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या मतलब हुआ? कि एम्प्लॉयर से अपनी बात मनवा लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग? इनमें से कौन सा कलेक्टिव बार्गेनिंग का टाइप नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी, क्रिमिनल बार्गेनिंग कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होती है, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होती है, एडिट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग होती है, और सरफेस बार्गेनिंग होती है, ठीक है, लेकिन क्रिमिनल बार्गेनिंग नहीं होती है कुछ भी। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को हम लोग विन और लूज बार्गेनिंग कहते हैं, या फिर जीरो सम कहते हैं। मतलब इसमें एक का फायदा होता है, एक का नुकसान होता है, ठीक है। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में गेन गेन बार्गेनिंग होती है, मतलब दोनों का फायदा होता है, ठीक है। एटीट्यूडनल में क्या होता है? इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है किसके बीच में? एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में। और सरफेस बार्गेनिंग क्या होता है? मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग कर तो रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयर का मन नहीं है इसमें। एम्प्लॉयर जो है बस बार्गेनिंग करने आ जाता है सरफेस सरफेस पे, लेकिन उसकी बात, वर्कर्स की बात मानने का उसका कोई मन नहीं है, बस वो सरफेस पर दिखाने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहा है, लेकिन वो वर्कर की बात मानेगा नहीं, तो उसे कहते हैं सरफेस बार्गेनिंग। तो इसका आंसर होगा डी, क्रिमिनल बार्गेनिंग किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होती है उसका मेन पर्पस क्या है? तो ये है बी आंसर का, म्यूचुअल गेन फॉर बोथ पार्टीज। इसका मतलब समझ लेते हैं। म्यूचुअल गेन फॉर बोथ पार्टीज मतलब जब कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है तो दोनों पार्टीज का फायदा हो, मतलब एम्प्लॉयर का भी फायदा हो और वर्कर का भी फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर बोले कि हमें वेज चाहिए,
और एम्प्लॉयर बोला ठीक है वेज दे देंगे, ओवर टाइम कर लो, ओवर टाइम काम कर लो, हम वेज दे देंगे। तो वर्कर को भी वेज मिल गई एक्स्ट्रा, ठीक है। और एम्प्लॉयर ने भी कह दिया कि चलो आप थोड़ा ओवर टाइम करो, हम थोड़ी जितनी वेज दे रहे हैं उससे बढ़ा देंगे, ओवर टाइम का पैसा देंगे आपको और वेज भी बढ़ा देंगे, ठीक है। ओवर टाइम का पैसा देंगे और वेज भी बढ़ा देंगे, तो एम्प्लॉयर का भी फायदा हो गया क्योंकि उसने ज़्यादा काम करा लिया, ओवर टाइम के लिए मना लिया। और वर्कर का फायदा हो गया कि उन्हें ओवर टाइम का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उनकी वेज भी एक्स्ट्रा हो गई। तो दोनों फायदा हो गया ना यहाँ पर। तो दोनों का फायदा हो गया, तो ये होगी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जहां दोनों पार्टियों का फायदा हो, दोनों गेन गेन में आ जाए, ठीक है, तो म्यूचुअल गेन हो जाए। तो इसका आंसर होगा बी। विच स्टेप कम फर्स्ट इन कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस में। तो पहला स्टेप क्या होगा, आंसर होगा सी, पहले दोनों पार्टी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वर्कर प्रिपेयर करेंगे कि उनके तरफ से कौन कौन से पॉइंट रखने हैं, उनकी तरफ से ट्रेड यूनियन जो है कौन सा बात करेगा उनकी तरफ से, ठीक है। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जो अपने पॉइंट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो पहले प्रिपरेशन होगा, तो ये पहला स्टेप होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। आगे के स्टेप क्या होते हैं, ठीक है, पहला प्रिपरेशन हो गया, फिर ये लोग बात करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है। कोई बात अगर हो जाएगी, कोई बात पक्की हो जाएगी तो फिर उसे ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट बनेगा उसका, ठीक है। जो भी बात हुई होगी उसका एग्रीमेंट बनेगा, और फिर जो भी एग्रीमेंट बनेगा उसका अप्रूवल होगा दोनों पार्टी तरफ से, और जो भी फिर जो भी रूल्स या चेंज या कुछ भी बात हुई होगी उसे फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले प्रिपरेशन होगा, फिर बातचीत होगी, उसके बाद उसका ड्राफ्ट बनेगा, उसका अप्रूवल होगा और फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये स्टेप होता है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलंटरी मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का वॉलंटरी मेथड कौन सा है। तो वॉलंटरी का पहले मतलब समझ लेते हैं। वॉलंटरी का मतलब है कि दोनों पार्टी तैयार हैं अपना डिस्प्यूट सुलझाने के लिए, ठीक है। दोनों पार्टी, बोथ पार्टी आर रेडी टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट, ठीक है। दोनों पार्टी तैयार है अपना डिस्प्यूट सुलझाने के लिए अपने मन से, तो उसे कहते हैं वॉलंटरी। तो इसमें होता है आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन में लेबर कोर्ट जाते हैं, ठीक है। एजुडिक्शन में भी जो है कंपलसरी है, लेबर कोड भी कंपलसरी है और कॉन्सिलेशन भी कंपलसरी है। बस आर्बिट्रेशन है जो वॉलंटरी है, ठीक है। इसमें दोनों पार्टी अपनी मर्जी से आती हैं कि हमें अब पीस चाहिए, हमें डिस्प्यूट खत्म करना है। अंडर इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मशीनरी कॉलिएशन इज परफॉर्म्ड बाय, आंसर होगा इसका बी, कॉलिएशन ऑफिसर या बोर्ड। किसके अंदर आता है, आईडी एक्ट 1947 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड कंपलसरी डिस्प्यूट सेटलमेंट मेथड। अभी हम लोगों ने देखा था वॉलंटरी, अब कंपलसरी मतलब ये कंपलसरी है, तो इसके अंदर आएगा आंसर बी, एजुडिक्शन, ठीक है। जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो एजुडिक्शन जो है कंपलसरी हो जाएगा, इसके अंदर लेबर कोड नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर जाया जाता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन भी वॉलंटरी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी वॉलंटरी है और कंसल्टेशन भी वॉलंटरी है, तो इसका आंसर होगा बी। वर्क कमेटी आर मेंट टू, वर्क कमेटी क्यों बनाई जाती है, टू प्रमोट हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, आंसर होगा सी। वर्क कमेटी किसके अंदर बनाई जाती है, आईडी एक्ट 1947, और ये तब बनाई जाती है जब 100 से ज़्यादा वर्कर हों किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। 100 से ज़्यादा वर्कर हों किसी इंडस्ट्री में तब वर्क कमेटी बनाई जाती है। इसमें इक्वल एम्प्लॉयर के मेंबर रहते हैं और इक्वल ही जो है इसमें वर्कर के मेंबर रहते हैं। उसमें से एक चेयरमैन बनता है, एक वाइस चेयरमैन बनता है, ठीक है। तो वर्क कमेटी बनाई जाती है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है रिलेशनशिप वो अच्छा रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली यूएन एजेंसी विद द ट्री-पार्टेड स्ट्रक्चर, तो यह है आईलो। इसके स्ट्रक्चर में 3 लोग रहते हैं, गवर्नमेंट,
एम्प्लॉयर और वर्कर। ठीक है, तो एकमात्र यूनियन एजेंसी है जिसके स्ट्रक्चर में 3 लोग हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर। विच आईएलओ कन्वेंशन गारंटी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्वेश्चन शायद हो चुका है 87। इंडिया हैज नॉट रेक्टिफाइड विच आईएलओ कन्वेंशन। 87, 98 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, इन दोनों को इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है। और मेन रीजन क्या रेक्टिफाई नहीं करने का, देखिए इंडिया नहीं चाहती है कि मतलब ट्रेड यूनियन, देखिए अगर कोई प्राइवेट का इंडस्ट्री है तो वहाँ ट्रेड यूनियन बन सकता है, ठीक है, वहाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है। इंडिया नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर आर्मी या पुलिस के एम्प्लॉय कोई एसोसिएशन बनाए, गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग करें, ठीक है, क्योंकि उससे फिर काम रुकता है। तो इसी वजह से इंडिया ने इन दोनों को रेक्टिफाई नहीं किया है, बाकी सब रेक्टिफाइड है। तो आंसर होगा ए, एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। Which of the following is a non-judicial method of dispute resolution? इसमें से कौन सा है नॉन जुडिशियल मेथड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, आर्बिट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये वॉलंटरी है, ठीक है, बाकी सब किसी एक्ट और लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है, बस ये है जब पार्टी चाहती है कि हमें डिस्प्यूट खत्म करना है, दोनों पार्टी चाहते हैं हमें डिस्प्यूट खत्म करना है, तब आर्बिट्रेशन होता है और तब एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है और जो इनका डिस्प्यूट खत्म कराता है। अच्छा एक बात याद रखिए, भले ही ये वॉलंटरी है लेकिन इसका जो अवार्ड होगा, अवार्ड मतलब इसका जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा। भले ही ये वॉलंटरी है, दोनों पार्टी ने अपनी मर्जी से इन्हें बुलाया है कि हमारा समझौता करा दीजिए, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन के दौरान जो भी आर्बिट्रेटर जो समझौता करा रहा होगा उसने कोई डिसीजन दिया तो वो बाइंडिंग इन नेचर होगा, उसे दोनों पार्टियों को मानना होगा, ठीक है। द कलेक्टिव बार्गेनिंग रिक्वायर्स अ यूनियन दैट इज, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कलेक्टिव बार्गेनिंग में कौन सा यूनियन चाहिए होता है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके। आंसर होगा सी, वो स्ट्रांग होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल बार्गेनिंग कर पाएगा, ठीक है, तभी वो जो है सक्सेसफुल बार्गेनिंग एम्प्लॉयर के साथ कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, सक्सेसफुल बार्गेनिंग के लिए क्या चाहिए आपको, वो ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए। आईएलओ गवर्निंग बॉडी कंपोजिशन, आईएलओ के गवर्निंग बॉडी कंपोजिशन में बता चुका हूँ आपको, इसमें 50% गवर्नमेंट के लोग होते हैं, 25% वर्कर के लोग होते हैं, 25% एम्प्लॉयर के लोग होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर आईएलओ कन्वेंशन, आईएलओ के 8 कोर कन्वेंशन है, ठीक है, उसमें से 138 कोर कन्वेंशन है, बाकी नहीं है, ठीक है, मिनिमम वेज के लिए। बाकी आप 87, सी 98, C 29, C 105, C 138, C 182, C 100 और C 111, ये 8 कन्वेंशन है आईएलओ के जो कोर है, जिन्हें फंडामेंटल कहा जाता है। इसमें से 87 और 98 ये दोनों ने इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं कर रखे हैं, बाकी ये जो बचे हुए 6 हैं इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखे हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है, और ये कौन कौन से इन्हें भी याद कर लीजिएगा, ये कौन कौन से कन्वेंशन है और इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एक तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग का टाइप है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि आंसर होगा बी, वन पार्टी गेन अनदर पार्टी इज लूज। देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग जिसमें दोनों की तरफ गेन होता था, जैसे ये है, ठीक है, जब दोनों गेन होंगे तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होगी,
जब डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होगी तो एक पार्टी गेन करेगी, एक पार्टी लूज करेगी। ठीक है, एक पार्टी का फायदा होगा, एक पार्टी का नुकसान होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे वर्कर ने कहा हमारी वेज बढ़ाई है। अगर एम्प्लॉयर उनकी वेज बढ़ा देता है तो एम्प्लॉयर के प्रॉफिट में से कटेगा, एम्प्लॉयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो एम्प्लॉयर को नुकसान होगा, वर्कर को फायदा हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर उनकी वेज नहीं बढ़ाता है वर्कर की, तो एम्प्लॉयर का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, वर्कर को नुकसान होगा क्योंकि उनकी वेज नहीं बढ़ी। तो एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, या फिर इसे कहते हैं जीरो सम। ठीक है, इसे जीरो सम भी कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, जीरो सम नेगोशिएशन। क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो क्या होगा आंसर? जीरो। आईलो डिसेंट वर्क एजेंडा फोकस प्राइमरली ऑन। आईलो का जो डिसेंट वर्क एजेंडा है उसका फोकस किस पे है? तो आईलो का डिसेंट वर्क एजेंडा 1999 में आया था। इसके मेनली 4 पिलर हैं। कौन कौन सा वो पिलर है? सी आंसर होगा, राइट टू वर्क, एम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रोटेक्शन और सोशल डायलॉग। ठीक है, तो डिसेंट वर्क एजेंडा के अंदर 4 पिलर आते हैं और यही 4 पिलर है वो। तो इसका आंसर होगा सी, मतलब राइट टू वर्क मिलना चाहिए। ठीक है, जॉब मिलनी चाहिए, वर्करों को सोशल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए और उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब उन्हें भी बोलने का मौका देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अवार्ड गिवन बाय आर्बिट्रेटर इज टिपिकली। जो आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन के टाइम अवार्ड देता है, मतलब फैसला सुनाता है, वो कैसा होता है? वो बाइंडिंग बाय लॉ होता है। ठीक है, वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टियों की तरफ क्यों, वो जो भी फैसला आएगा वो बाइंडिंग होगा और दोनों पार्टियों को मानना होगा उस फैसले को। तो इसका आंसर होगा ए। विच कन्वेंशन डील विद द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, कलर, इस बेस पे एम्प्लॉयमेंट में जॉब देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है सी 111 और इंडिया ने इसे रेक्टिफाई कर रखा है क्योंकि ये फंडामेंटल कन्वेंशन के अंदर आता है। कूलिंग ऑफ पीरियड बिफोर स्ट्राइक इज एसोसिएटेड विद। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है? ठीक है, तो ये इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर होगा कॉलिएशन स्टेज। अब मतलब समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी मामला लेबर कोर्ट में है, इंक्वायरी में है, ठीक है, और उस पर कोई जांच चल रही है, तो उस टाइम स्ट्राइक करना मना है। उस टाइम स्ट्राइक करना इलीगल है। और जब कॉलिएशन एंड होता है, जब कोई इंक्वायरी एंड होती है, तो उसके 7 दिन तक स्ट्राइक करना मना है। मतलब 7 दिन के बाद ही स्ट्राइक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 7 दिन है जो ना, यही कूलिंग ऑफ पीरियड है। जो 7 दिन स्ट्राइक मना रहेगी ना, वही कूलिंग ऑफ पीरियड है। इसके बाद स्ट्राइक नहीं कर सकते आप। मतलब कोई इंक्वायरी चल रही है, जब इंक्वायरी एंड होगी, उसका फैसला आए ना आए, लेकिन उसके 7 दिन तक आप कोई भी वर्कर स्ट्राइक नहीं करेगा। उसी को कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जब भी कोई कॉन्सिलिएशन एंड होता है तो 7 दिन का टाइम देते हैं। और मान लीजिए किसी लेबर कोर्ट ने, ठीक है, या ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला सुना दिया, कोई अवार्ड दे दिया, मतलब अवार्ड मतलब फैसला सुना दिया, ठीक है, तो उस फैसले के 60 दिन तक, 60 डेज तक स्ट्राइक नहीं हो सकती। ठीक है, ये 60 दिन कूलिंग पीरियड है। और किस में मेंशन है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है आपका 1947 में, उसमें मेंशन है। ठीक है, तो आंसर बी होगा, बी। ठीक है, कूलिंग ऑफ पीरियड आप सीधे सिंपल शब्द में समझ लीजिए, वो पीरियड जिस टाइम स्ट्राइक नहीं होगी। मद्रास लेबर यूनियन फाउंडेड इन 1980 बाय बीपी वाडिया। ये क्वेश्चन हो चुका है पहले भी। आगे चलते हैं।
अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है, ये 1920 बना था और ये बनाया था अनुसुईया साराभाई ने और इसे गाइड किया था गांधी जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। टेक्सटाइल वर्करों के बनाया था ये। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म इन 1947 और बनाया किसने था इसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ये कांग्रेस का ट्रेड यूनियन था, ये कांग्रेस का ट्रेड यूनियन था। आगे चलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एकमात्र महिलाओं का ट्रेड यूनियन था जो पहले बना था। ठीक है, अब तो हो गए बहुत, लेकिन ये सबसे पहला ट्रेड यूनियन महिलाओं का था और 1972 में बनाया था। किसने बनाया था? ईला भट्ट ने। ठीक है, 1972 में इन्होंने बनाया था, ये महिलाओं के लिए बना था। ठीक है, ट्रेड यूनियन सेवा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूजुअल स्टेटस इन लेबर स्टैटिस्टिक्स रेफर टू, जो यूएस मतलब यूजुअल स्टेटस होता है लेबर में, क्या रेफर करता है? तो इसका आंसर होगा एक्टिविटी ड्यूरिंग लास्ट 365 डेज। इसका मतलब क्या है? देखिए, यूजुअल स्टेटस पहले देता कौन है? ठीक है, ये देता है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सर्वे सैंपल ऑफिस। और इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि लेबर की 365 डेज में क्या क्या एक्टिविटी रही है, मतलब कितने टाइम वो एम्प्लॉयड रहा है, कितने टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहा है, कितने टाइम उसने काम किया नहीं किया। तो ये सारी एक्टिविटी जो 365 दिन की मतलब पूरे एक साल की रिकॉर्ड होती है, उसे कहते हैं हम लोग यूजुअल स्टेटस ऑफ लेबर। ठीक है, कि कौन सा काम किया, कितना काम किया, कितने टाइम काम नहीं किया। ठीक है, तो ये इससे फायदा क्या है? इससे हमें एम्प्लॉयमेंट रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो पता चल जाता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड थे, कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, लेबर वर्कफोर्स क्या थी। ठीक है, तो ये सब जो डाटा है वो पता चल जाता है और इसे रिकॉर्ड कौन करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। यूजर प्रिंसिपल एक्टिविटीज स्टेटस, ठीक है, ये भी जो है 365 डेज के लिए होता है, लेकिन ये अलग कैसे है? ये देखता है कि पर्सन ने मेन एक्टिविटी क्या की पूरे साल में, वो कौन सी मेन एक्टिविटी कर रहा था। मतलब अगर किसी एम्प्लॉयमेंट था तो उसकी पर्सन की मेन एक्टिविटी क्या थी पूरे साल में और कितने दिन उसमें काम किया। ठीक है, उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या थी, उसका प्रिंसिपल काम क्या था, तो ये देखता है। और ये भी सेम एनएसओ रिकॉर्ड करता है, ये पता करने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट किस कौन से एक्टिविटी में ज़्यादा था, किस इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, किस इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम था। तो ये सब नोट करने के लिए ये यूजर प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस होता है, लेबर का निकाला जाता है। इसमें पूरे साल में लेबर ने किस एक्टिविटी में मेन काम किया, किस में नहीं किया, वो देखा जाता है। तो इसमें ये भी पूरे साल का रहता है, 365 डेज। अगला देखते हैं करंट वीकली स्टेटस। तो वीकली लिखा हुआ है तो मतलब 7 दिन होगा। तो एक्टिविटी इन द रेफरेंस ऑफ 7 वीक, उस लेबर ने वर्कर ने 7 दिन में क्या एक्टिविटी करी, ठीक है, उसे करंट वीकली स्टेटस कहते हैं। ठीक है, कितने टाइम वो वर्क के लिए अवेलेबल रहा, कितने टाइम वो वर्क के लिए अवेलेबल नहीं रहा। अगला देखते हैं। तो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मैटर्स इन इंडिया इज, लेबर मैटर कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर ब्यूरो, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर शिमला और चंडीगढ़ में है, दोनों जगह। ठीक है, दोनों जगह इसके। और ये करता क्या है, लेबर ब्यूरो करता क्या है, क्या कलेक्ट करता है मेनली? तो इसका आंसर होगा बी, CPI, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट डाटा और स्ट्राइक। ठीक है, तो ये हर इंडस्ट्री में वर्कर को कितनी वेजेस मिल रही हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट डाटा क्या है, कितने वर्कर एम्प्लॉयड हैं, कितने वर्कर अनएम्प्लॉयड हैं,
लेबर फोर्स कितनी है, ठीक है, कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, और स्ट्राइक हो रही है तो किस वजह से हो रही है। तो ये सारा डाटा जो है लेबर ब्यूरो जो है कलेक्ट करता है। कलेक्ट करता है क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट उस हिसाब से अपनी पॉलिसी, रूल और एक्ट बनाते हैं, ठीक है, लेबर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो लेबर का सारा डाटा है वो कलेक्ट करता है आपका लेबर ब्यूरो, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, क्या है? तो जुडिशियल बॉडी है कि ट्राइपार्ट एडवाइजरी बॉडी है? तो बी है, ट्राइपार्ट एडवाइजरी बॉडी है। इसमें 3 लोग होते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर। ये जो है 1942 में बनी थी। ये एडवाइस करती है, ठीक है, लेबर की पॉलिसीज, उनके रूल्स के लिए। और जब ये हर साल में ये एक बार इन्हें मिलते हैं ये लोग, ठीक है। और इसमें कौन कौन मिलते हैं? गवर्नमेंट मिलते हैं, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, ठीक है। ये 1942 में बनी थी, याद रखिएगा, ये ट्राइपार्ट बॉडी है, ठीक है, लेबर, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर, जो ईपीएफओ क्या एडमिनिस्टर करता है? तो आसान क्वेश्चन है, प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम देखता है वर्कर्स की। आगे चलते हैं। अगला है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ITUC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रसल्स, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कब बना था? तो ये आपका बना था 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है एथेंस, ग्रीस, ठीक है। तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद ये बना था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब बना? तो ये बना है आपका 1966 में। इसने रिपोर्ट 1969 में दी, रिपोर्ट आई है आपकी 1969 में, बना था ये 1966 में। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे PB गजेंद्र गडकर, ठीक है, PB गजेंद्र गडकर इसके चेयरमैन थे। इनने रिपोर्ट आई दी थी 1969 में और बना था 1966 में। यह था पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर। अब जो पहला नेशनल कमीशन बना था फॉर लेबर, इसने क्या रिकमेंड किया था? तो इसने देखिए बहुत सी चीज़ें रिकमेंड करी थी, हम लोग से इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। तो इसने, ये आंसर उसका बी, इसने रिकमेंड किया था कि अ, हर क्या कहते हैं, हर प्लांट में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होनी चाहिए। मतलब हर प्लांट के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए, जो भी एक प्लांट है, फैक्ट्री है, उसके लिए एक यूनियन होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, मल्टीपल यूनियन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हें ये रिकमेंड किया था। इसका आंसर होगा बी। इट एम टू रिड्यूस मल्टीप्लिसिटी एंड सजेस्टेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंगल बार्गेनिंग एजेंट, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि हर फैक्ट्री या प्लांट में सिर्फ एक यूनियन होना चाहिए जो मेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 10-15 यूनियन बना लो, नहीं, सिर्फ एक यूनियन बनाओ पर प्लांट। सेकंड जो है नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जब कब आया था? तो ये आया था 1999 में। इनने रिपोर्ट दी थी अपनी 2002 में। इनने रिपोर्ट दी थी अपनी 2002 में, बना था 1999 में। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके रविंद्र वर्मा। इसके चेयरमैन थे आपके रविंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन, सेकंड NLC रिकमेंडेड, जो आपका सेकंड नेशनल कमीशन बना था, उसने क्या रिकमेंड किया था? तो देखिए, उनने रिकमेंड किया था बी। उनने ये कहा था कि जो 40 प्लस लेबर लॉ है, इन्हें कम करो और इन्हें कुछ लेबर लॉ में कन्वर्ट कर दो। तो उसी के चलते जो आप देखिए ना कि 4 कोड बने हैं। अब जाके गवर्नमेंट ने 4 कोड बनाए जिसके अंदर बहुत सारे लेबर लॉ डाल दिए हैं, बहुत सारे लेबर लॉ सज्यूम कर दिए इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो वो इन्हीं का रिकमेंडेशन था
कि 40 लेबर लॉ को कुछ फियर कोड में बना दो, मतलब कुछ कोड में कन्वर्ट कर दो 40 लेबर लॉ को। तो किसने दिया था? सेकंड एनएलसी ने दिया था। इसी के चलते अब लेबर कोड बने 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एनएलसी रिकमेंडेड सेटिंग अप। तो जो पहली एनएलसी आई थी उसने क्या रिकमेंड किया सेटअप करने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका इंडस्ट्री वाइज वेज बोर्ड। वेज बोर्ड बोला था कि बनाइए हर इंडस्ट्री का अलग। किस लिए? ताकि मिनिमम वेज सेट करी जा सके। ठीक है, और लेबर्स को एक बेटर वेज मिल सके। तो इंडस्ट्री वाइज हर इंडस्ट्री के लिए अलग वेज बोर्ड बनना चाहिए। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन था किसका? फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर का। तो आंसर होगा बी, ताकि मिनिमम वेज फिक्स करी जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड एनएलसी, ठीक है, इनने क्या रिकमेंड किया था? इनने किसके लिए प्रोटेक्टिव लॉ बनाने के लिए कहा था? सेकंड एनएलसी ने किसके लिए प्रोटेक्टिव लॉ बनाने के लिए कहा था? तो इसका आंसर है आपका बी, अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो सेकंड एनएलसी ने कहा था कि जो ऑर्गेनाइज वर्कर हैं और या फिर जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर हैं उनके लिए भी कोई एक्ट बनना चाहिए। तो इसी के चलते 2008 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्ट 2008 आया। ठीक है, इसी रिकमेंडेशन के बाद अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्ट 2008 आया था। ठीक है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी, ठीक है, वर्क्स एज, देखिए हम लोग पीछे भी पढ़ी थी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कि 1942 में बनी थी। ठीक है, और ये हर साल मिलती है। इसी के अंडर काम करती है स्टैंडिंग लेबर कमेटी। जो भी फैसले होते हैं, जो भी एडवाइस होती है इसके अंदर दी जाती है, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्टैंडिंग लेबर कमेटी काम करती है। तो इसका आंसर होगा ये बी, प्रिपरेटरी बॉडी फॉर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के अंडर आती है ये बॉडी, स्टैंडिंग लेबर कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपार्टेट कंसल्टेशन इन इंडिया इज यूज्ड टू, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, टू बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, वर्कर एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बी। तो इसका मतलब क्या, वो भी समझ लेते हैं। जो ट्रिपार्टेट कंसल्टेशन होता है, मतलब जिसमें तीनों पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसका मेन एम क्या रहता है कि वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में समझौता बना रहे। ठीक है, एक हार्मोनी बनी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल फंक्शन एट, तो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल है वो कौन से लेवल पे फंक्शन करती है? तो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल फंक्शन करती है आपका प्लांट लेवल पे। अब जो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल है जो प्लांट लेवल फंक्शन करती है, इसमें वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों होते हैं। ये एक तरीके से वर्कर और एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है दोनों का। ठीक है, ये 1975 में पहली बार बनी थी, इंदिरा गांधी के टाइम। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के टाइम पहली बार ले आई थी, क्योंकि उस टाइम देखिए ना 1946 में आपका आया था 43A, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, 1946 में 42 सेकंड अमेंडमेंट के अंदर 43A जोड़ा गया था। उसी के चलते ये बनाया गया था ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने। तो ये प्लांट लेवल पे बनाई जाती है। ये कमेटी जो है प्लांट लेवल पे बनाई जाती है। इसमें वर्कर होते हैं और एम्प्लॉयर होते हैं। ठीक है, कम से कम इसमें 12 मेंबर होते हैं। 12 मेंबर होते हैं, आधे वर्कर के आधे एम्प्लॉयर के। जो चेयरमैन होता है इसका, वो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है,
और जो वाइस चेयरमैन होता है इसका, वो वर्कर की साइड से होता है, और इन्हें कम से कम हर 3 महीने में एक बार तो मिलना ही है। हर 3 महीने में इन्हें एक बार ये कमेटी जो है मिले, तो ये काउंसिल मिले, आपस में बैठे। ठीक है, तो ये जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है प्लान लेवल पर फंक्शन करती है। शॉप काउंसिल ऑपरेट एट शॉप काउंसिल किस पे ऑपरेट करती है? वो डिपार्टमेंट लेवल पर ऑपरेट करती है। ये भी जेएमसी के साथ, जो अभी हम लोग पीछे पड़ी, उसके साथ 1975 में बनाई गई थी। ठीक है, जेएमसी बनाई गई थी और शॉप काउंसिल दोनों साथ में बनाई गई थी। इसमें भी 12 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है चेयरमैन वर्कर की साइड से, चेयरमैन जो है आपका एम्प्लॉयर की साइड से रहता है, वाइस चेयरमैन जो है आपका वो वर्कर की साइड से रहता है। वाइस चेयरमैन वर्कर्स की साइड से, चेयरमैन एम्प्लॉयर की साइड से। और ठीक है, इनका ये रहता है कि कम से कम महीने में एक बार तो ये मिले, ये काउंसिल महीने में एक बार तो मिले। तो ये डिपार्टमेंट या शॉप लेवल पे काउंसिल बनाई जाती है वर्कर और एम्प्लॉयर के लिए। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट was formally promoted by, तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मेनली इस एक्ट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नहीं, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट जो है, आंसर इसका गलत है। मेनली जो है ए, इसी के अंदर वर्क कमेटी बनाई गई थी सबसे पहले। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, ना कि बी। इसका आंसर ए है, इसी के अंदर वर्क कमेटी सबसे बनाई गई थी। विच आईलो कन्वेंशन डील विद इक्वल रिम्यूनरेशन, तो ये है आपका सी। इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इक्वल पे टू men एंड वुमेन। ठीक है, इक्वल पे टू फॉर इक्वल वर्क एंड इक्वल, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इक्वल पे टू मैन एंड वुमन। ठीक है, सबको इक्वल पे मिलना चाहिए, और इंडिया ने इसे रेक्टिफाई कर रखा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बिकम मोर सक्सेसफुल व्हेन, कलेक्टिव बार्गेनिंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कब होती है? जब कोई सिंगल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन हो, एक सिंगल यूनियन हो और उसमें उसमें बहुत ज़्यादा वर्कर जुड़े हुए हों उस ट्रेड यूनियन में, तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, और वो अपनी एम्प्लॉयर से बात मनवाने में का सक्सेसफुल रहेंगे। विच आईलो कन्वेंशन फोकस ऑन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए होता है आपका 182। ठीक है, आईलो इज ओनली यूएन एजेंसी विद tripartite representation, इट इंक्लूड वर्कर, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, दोनों सही है। ठीक है, ये मात्र एक यूएन की एजेंसी है जिसमें 3 लोग होते हैं, गवर्नमेंट, वर्कर और एम्प्लॉयर, तो दोनों सही है। इंडिया हैज नॉट रेक्टिफाइड आईलो कन्वेंशन 87, इंडिया डज नॉट अलाउ एनी ट्रेड यूनियन टू बी फॉर्म्ड फ्रीली। ये बात सच है कि इंडिया ने 87 रेक्टिफाई नहीं कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऐसा नहीं है, इंडिया में ट्रेड यूनियन अलाउ है। ठीक है, ट्रेड यूनियन बनाना इंडिया में अलाउड है, क्योंकि ये आर्टिकल 19 में भी लिखा हुआ है, टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन बनाने के लिए फ्री है। आर्टिकल 19 आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसमें आपको एसोसिएशन बनाना जो है उसका राइट है आपका, और ट्रेड यूनियन एक्ट में भी के तहत भी जो है, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत भी आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो अलाउड है, इंडिया में फ्रीली बनाना अलाउड है। लेकिन इंडिया ने रेक्टिफाई क्यों नहीं कर रखा है? उसका रीजन ये है कि इंडिया ये नहीं चाहती कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी ट्रेड यूनियन बनाए, कलेक्टिव बार्गेनिंग में आए। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है, तो इसीलिए इंडिया ने इसे रेक्टिफाई नहीं किया।
तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। द कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्क बेस्ट व्हेन यूनियन आर स्ट्रांग एंड रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही है। एंड फ्रेगमेंटेड यूनियन वीकन नेगोशिएशन पावर, ये भी सही है। अगर एक ट्रेड यूनियन होगी और वो स्ट्रांग होगी और उसके अंदर बहुत वर्कर होंगे तो कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छी होगी, मतलब वो अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट से बात मनाने में सक्सेसफुल होंगे, सक्षम होंगे। लेकिन अगर एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारी ट्रेड यूनियन होंगी, छोटी छोटी ट्रेड यूनियन होंगी, तो उनकी कोई बात सुनेगा ही नहीं, एम्प्लॉयर उनकी बात सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर दोनों सही है। ठीक है, तो ये हमने सेट 2 जो है पूरा कर लिया है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, इसे आप देखिए। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो है अब लेबर लॉ करेंगे, और इसके कुछ भी क्वेश्चन अगर थोड़े बहुत रह गए होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के, तो वो भी इसी में इंक्लूड कर देंगे लेबर लॉ के अंदर। ठीक है, तो थर्ड सेट में हम लोग लेबर लॉ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।